गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और कल के पेपर के लिए बिल्कुल तैयार हैं दोस्तों आप सभी लोग। तो हताश बिल्कुल ना होइए, जिसकी तैयारी हुई हो ना हुई हो, बस पेपर दीजिए आप। दोस्तों सिलेक्शन इसमें हो या ना हो, एक सीख तो ज़रूर मिलेगी, अगले एग्जाम की तैयारी आप अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला SOM, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे SOM स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का हम थ्योरी पार्ट लेके आए हैं दोस्तों। मेरा इस सब्जेक्ट का लाना या फिर ये कह लो जो थ्योरी का पार्ट लाना दोस्तों, एक तरह से अगर देखा जाए आपकी यूपी आर्मी में तो कल एग्ज़ाम हो रहा है, उसके लिए तो है ही है। LMRC के लिए भी आपको बेनिफिट होगा। और उसके बाद दोस्तों जो भाई SSC मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो दोस्तों आपका 30 से 40% ये मान के चलिए थ्योरी के पार्ट आते हैं। तो आपका SSC मेंस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं दोस्तों, तो आपका 30 से 40% यहाँ से आपका तैयार हो जाएगा दोस्तों इस क्लास से। तो बारी बारी से मैं सारे सब्जेक्ट इसी तरह से लेके आऊँगा दोस्तों। पहले थ्योरी का पार्ट कंप्लीट करूँगा, जब LMRC का एग्ज़ाम हो जाएगा दोस्तों तो SSC JEE मेंस का मैं न्यूमेरिकल भी कराऊँगा। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करते हैं। तो मेरा पहला जो टॉपिक है SOM के अंतर्गत, नंबर 1, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी प्रत्यास्था। तो दोस्तों ये हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि उनको यूट्यूब पे सर्च करते हैं, उन्हें कोई भी लेक्चर हिंदी में नहीं मिलता दोस्तों। हम उन्हीं भाइयों के लिए हिंदी का लेक्चर लेके आए हुए हैं। डिफिनीशन बोलेंगे दोस्तों, अगर आप नोट कर पाएँ तो कर लीजिए, वीडियो पोस्ट करके तो बेटर होगा आपके लिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्रत्यास्था क्या होता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पर बाह्य लोड, बाह्य भार लगने से जो उसमें विरूपण आता है, और जब वह बाह्य भार या लोड हटा दिया जाता है तो वह अपने पुनः स्थिति में पुनः अपने प्रारंभिक शेप में आ जाती है, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों इलास्टिसिटी। समझ गए? और ऐसे पदार्थ को इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जांपल देते हैं, एक कोई मेरा ये मटेरियल है, पदार्थ है, इसमें मैंने कोई लोड लगा दिया F, और इसमें क्या हो गया, ये विरूपित होकर के यहाँ तक आ गया। और जैसे ही मैंने लोड को यहाँ F लगाया था, अब मैंने लोड को हटा लिया, सपोज दैट मैंने लोड को हटा लिया, तुरंत ही ये लोड तो लगा हुआ था यहाँ से दोस्तों F, अब मैंने जैसे ही लोड हटाया तुरंत ये क्या करेगा, अपने प्रारंभिक शेप में पुनः आ जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका इलास्टिक मटेरियल। और इस पर जो मैंने बताया इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसको कहते हैं इलास्टिसिटी। आई थिंक दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला जो मेरा टॉपिक आता है प्लास्टिसिटी। इसको बोलते हैं प्लास्टिकता। हमारे से दोस्तों आज 20 टॉपिक कराने वाले हैं, 20-22 टॉपिक, जिससे कि काफ़ी SOM का पार्ट आज कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लास्टिसिटी क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण बाह्य भार लगने से आया विरूपण बाह्य भार हटा लेने पर भी वो परमानेंट बना रहता है, यानी कि वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आ पाती है। तो इस गुण को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। तो यही है दोस्तों। अब ये बल लगाया, विरूपित हो गया, और बल हटा भी दिया ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपने उसी शेप में आ गया जो बल लगाने के बाद विरूपित हो गया था, प्रारंभिक शेप में नहीं आ पाता दोस्तों। तो ये हो गया आपका प्लास्टिसिटी। अगला जो टॉपिक आपका होने वाला डक्टिलिटी। नंबर 3, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों तन्यता। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ को तार के रूप में खींचा जा सकता है दोस्तों, और उसमें विरूपण नहीं होगा, मतलब आई थिंक उसमें मतलब टूटेगा नहीं, वो तार के रूप में खींच जाएगा। उस गुण को हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी तन्यता। मान लो एक मैंने रॉड लिया इतना मोटा या लंबाई का, तो इसको क्या करेंगे, बल लगा के जब हम इसको खींचेंगे दोस्तों, ये लंबा हो जाएगा, पतला तो हो जाएगा लेकिन लंबा हो जाएगा और ये टूटेगा नहीं। तो इस तरह से इसका लंबाई 2L हो जाएगा।
तो ये डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी हो गई दोस्तों। हम समझाते भी चल रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में, आप अगर ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम भी दे रहे हैं तो वहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो डक्टिलिटी की परिभाषा समझ में आ गया दोस्तों। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी पदार्थ को, किसी मटेरियल को तार के रूप में खींचा जा सकता है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? डक्टिलिटी कहते हैं या तन्यता कहते हैं। अगला जो मेरा टॉपिक रहने वाला है, ब्रिटलनेस। नंबर 4, ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस यानी भंगुरता हिंदी में दोस्तों। ऐसा नहीं बस हिंदी मीडियम के लिए है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी है दोस्तों, अगर समझ रहे हैं आप। बस हमारा परिभाषा जो बताने का परिभाषा बताने का जो भाषा होगा दोस्तों, लैंग्वेज होगा, वो हिंदी होगा। ठीक है दोस्तों। क्योंकि लंबे समय से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कमेंट करते हैं, सर हिंदी में पढ़ाइए, हिंदी में पढ़ाइए। कोई यूट्यूबर आज तक हिंदी में नहीं पढ़ाया तो दोस्तों, इसलिए मैंने हिंदी में लेके आया आप सभी के लिए। ठीक है। मैंने क्या होता है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होता है दोस्तों? किसी पदार्थ को बाह्य भार के द्वारा, किसी पदार्थ को बाह्य बल के द्वारा न तो उसे खींचा जा सकता है, न तो उसे पीट पीट कर चादर के रूप में बनाया जा सकता है, बल्कि इस भार के कारण क्या होता है, वो टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? भंगुरता कहते हैं, ब्रिटलनेस कहते हैं। समझ गए दोस्तों। अगला जो मेरा टॉपिक है 5 नंबर पे, मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? कुटपता। 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 तो दोस्तों मेलिबिलिटी इंग्लिश ही याद करिए, क्योंकि हिंदी इसका थोड़ा कठिन लग रहा है। कुटपता क्या होता है? तो मेलिबिलिटी क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसे बाह्य बल अर्थात हथौड़े से पीट पीट कर चादर के रूप में बनाया जा सकता है, पदार्थ के इस गुण को मेलिबिलिटी कहते हैं। समझ गए दोस्तों। एग्जाम जैसे देख लीजिए फिगर में, कोई मेरा यही पदार्थ है इस तरह से। अब इसको हम हथौड़े से मार मार के हम क्या कर देते हैं? इसको एकदम पतली चादर के रूप में बना देते हैं दोस्तों। ये हो गया मेलिबिलिटी। अगला टॉपिक मेरा है 6 नंबर पे, टफनेस। आज दोस्तों गला क्यों बैठ रहा है? टफनेस क्या होता है? इसको बोलते हैं इंग्लिश में कड़ापन। टफनेस 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 हाँ, कड़ापन। इसका हिंदी हो जाएगा कड़ापन। किसी पदार्थ का वह गुण जो विरोध करता है नमन के कारण विरूपण का जो विरोध करता है, उसे हम कहते हैं टफनेस। समझ गए दोस्तों। बाह्य भार पड़ने पर नमन के कारण जो विरूपण होता है, उसका विरोध करने की ही प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? टफनेस कहते हैं। समझ गए दोस्तों। अब अगला जो हमारा टॉपिक है टफनेस के बाद, हार्डनेस। नंबर 7, हार्डनेस। हार्डनेस यानी कठोरता। दिख रहा है दोस्तों। अगला टॉपिक है कठोरता। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ को बाह्य भार लगाने अथवा घिसाई पिटाई करते समय वो निघर्षण का विरोध करता है, यानी उसके शेप में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसे कठोरता या हार्डनेस कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए दोस्तों। जैसे कि अगर कोई हार्ड पदार्थ है, अगर उसको जमीन पे आप घिस रहे हैं या कहीं पे घिस रहे हैं, तो घिसने पर भी उससे कोई निघर्षण नहीं होता। निघर्षण बोले तो उसके शेप से कुछ भी पार्टिकल अलग नहीं होते। ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे? हार्ड पदार्थ यानी कठोर पदार्थ। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? हार्डनेस, कठोरता। समझ गए दोस्तों। यानी वो घिसाई का मेन इसमें मुद्दा क्या है दोस्तों? घिसाई का विरोध करता है। 7 टॉपिक होगा। अगला जो टॉपिक है मेरा,
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों वीडियो कैसा लगा, क्या आप ऐसे ही आगे का टॉपिक चाहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम सिर्फ परिभाषा ही नहीं, फार्मूला के साथ जो जहाँ फार्मूला की ज़रूरत होगी सब पूरा एक्सप्लेन करेंगे। आप किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम में जहाँ ऑब्जेक्टिव होता तो वहाँ तो आपका उसके लिए तैयार हो ही रहा है, और साथ में आपका एसएससी मेंस की भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं अगला जो टॉपिक है, हार्डनेस हो गया, क्रीप। अगला जो टॉपिक है 8वें नंबर पे, क्रीप। हिंदी में भी इसको क्रीप बोलते हैं। किसी मटेरियल पर, किसी पदार्थ पर बिना भार के वृद्धि कि जो उसमें लगातार विरूपण होता है, यानी स्थिर भार पर भी किसी पदार्थ के विरूपण में जो वृद्धि लगातार होती है उसे हम क्रीप कहते हैं। समझ गए दोस्तों, यानी कांस्टेंट लोड पर लगातार कंटिन्यू विरूपण को हम क्या कहते हैं, क्रीप कहते हैं। समझ गए दोस्तों। अगला जो है फटीग। क्षयता, फटीग। नंबर 9 फटीग। हिंदी में बोलते हैं क्षयता। तो दोस्तों फटीग होता क्या है, जब किसी पदार्थ पर लगातार लोड कुछ इस तरह से काम करता है कि एक बार आता है फिर हटता है, फिर आता है हटता है, मतलब वो साइक्लिक रूप में, यानी ये बोल सकते हैं किसी पदार्थ पर साइक्लिक लोड जब कार्य करता है या रिवर्स साइक्लिक लोड कार्य करता है, यानी कि इसका मतलब ये होगा दोस्तों, लोड आया कुछ टाइम बाद फिर लोड आया फिर कुछ टाइम बाद फिर लोड आएगा, फिर कुछ टाइम बाद फिर लोड आएगा, ये क्रम चलता रहता है। इसी को बोलते हैं साइक्लिक लोड, यानी कि जो क्रम से लोड आए हटे यानी कि दोस्तों साइक्लिक लोड लगता है, इसके कारण जो उस पदार्थ में विरूपण होता है उसे कहते हैं फटीग। समझ गए दोस्तों। अगला जो टॉपिक है टेनेसिटी, दृढ़ता। नंबर 10 टेनेसिटी, इसको बोलते हैं दृढ़ता, टेनेसिटी या दृढ़ता। समझना दोस्तों, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी टेंशन बल को उस पे लगाने से उस पदार्थ के द्वारा आंतरिक प्रतिरोध जो उत्पन्न होता है दोस्तों उसे बोलते हैं टेनिसिटी या तन्यता। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह उस पर लगने वाले या बाह्य बल के द्वारा जो उसमें विरूपण उत्पन्न होता, उसका विरोध उसके अंदर से जो उत्पन्न होता है दोस्तों उसे हम बोलते हैं टेनिसिटी। समझ गए। अगला जो टॉपिक होगा 11वें नंबर पे, स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी, इसको बोलेंगे विकृति ऊर्जा। विकृति ऊर्जा समझिएगा, किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने पर उसके भाग में विरूपण से पहले ही स्वयं उसके द्वारा जो ऊर्जा एब्जॉर्ब होती है, ग्रहण होती है, उसे हम कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी। समझ गए दोस्तों। एक बार फिर से, किसी पदार्थ के द्वारा जब उस पर कोई बाह्य भार कार्य करता है, बाह्य बल कार्य करता है, तो विरूपण से पहले जो स्वयं उसके द्वारा ऊर्जा एब्जॉर्ब होती है उसे हम बोलते हैं विकृति ऊर्जा। ये रहा परिभाषा दोस्तों। अब विकृति ऊर्जा के बाद दोस्तों इसमें एक टॉपिक आता है रिजिलियंस। रिजिलियंस, इसको हिंदी में बोलेंगे
प्रत्यास्कंदन। प्रत्यास्कंदन ये क्या होता है? स्ट्रेन एनर्जी की पहले तो फार्मूला याद कर लीजिए दोस्तों। इसका स्ट्रेन एनर्जी का जो फार्मूला होता है E इक्वल टू प्रतिबल यानी F स्क्वायर बटे 2E इंटू वी। तो हो गया दोस्तों, F प्रतिबल का स्क्वायर बटे 2E, यंग प्रत्यास्थ मापांक E, और V आयतन है दोस्तों। ये फार्मूला हो जाएगा। अब रेजिलियंस की बात करते हैं। किसी पदार्थ पर बाह्य परिभाषा थोड़ा दोनों का सेम है दोस्तों, स्ट्रेन एनर्जी और रेजिलियंस, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। किसी पदार्थ पर बाह्य भार कार्य करने के कारण उसके विरूपण से पहले उस पदार्थ के द्वारा अवशोषित संपूर्ण ऊर्जा, यहाँ पे दोस्तों संपूर्ण ऊर्जा आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों? संपूर्ण ऊर्जा आ जाता है, बस और कुछ नहीं आता। संपूर्ण ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? रेजिलियंस। किसी पदार्थ पर बाह्य भार कार्य करने के कारण उसके विरूपण से पूर्व उस पदार्थ के द्वारा एब्जॉर्ब किए हुए, अवशोषित किए हुए संपूर्ण ऊर्जा को हम बोलते हैं रेजिलियंस या प्रत्यास्कंदन। तो इसका जो फार्मूला होगा रेजिलियंस का दोस्तों, सेम यही होगा, U इक्वल टू F स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वी। अब इस रेजिलियंस के बाद दोस्तों आपका आएगा प्रूफ रेजिलियंस। क्या होता है? क्या दोस्तों? प्रूफ रेजिलियंस। रेजिलियंस आपके तीन हो जाते हैं, रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, आज आपका कंफ्यूजन यहाँ से भी दूर करने वाले हैं दोस्तों। तो रेजिलियंस आपको समझ में आ गया होगा। प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है? इसको बोलते हैं, प्रूफ रेजिलियंस को कौन सा प्रत्यास्कंदन है? प्रमाण प्रत्यास्कंदन। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है? किसी पदार्थ पर बाह्य भार कार्य करने के कारण विरूपण से पहले अवशोषित की गई अधिकतम ऊर्जा को, यहां संपूर्ण की बात नहीं करेंगे हम, अधिकतम ऊर्जा को हम क्या कहेंगे दोस्तों? प्रूफ रेजिलियंस। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो फार्मूला होगा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यू पी लगा दो, यू मतलब प्रूफ रेजिलियंस के केस में जो एनर्जी होती है, ये हो जाएगा आपका एफ मैक्स का स्क्वायर, एफ मैक्स का स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वी। समझ गए दोस्तों? अब इसके बाद एक टॉपिक और बचता है आपका, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। क्या बचता है दोस्तों? इसी में है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी याद भूल जा रहा हूं, प्रत्यास्कंदन मापांक। प्रत्यास्कंदन मापांक। ठीक है मित्रों, तो प्रत्यास्कंदन मापांक क्या होता है? किसी पदार्थ का बाह्य भार के कारण विरूपण से पहले इकाई आयतन में अवशोषित ऊर्जा को हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्रत्यास्कंदन मापांक।
या मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस बोलते हैं। समझ गए दोस्तों। जब इकाई आयतन की बात आ जाए तो आप ये समझ जाना कि हाँ मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस की बात हो रही है। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, इसकी जो फार्मूला होगी मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, इसको यूएम कर सकते हैं। इसकी परिभाषा हो जाएगी एफ मैक्स स्क्वायर बाई 2E। और यहाँ पे दोस्तों वॉल्यूम नहीं होगा, क्यों, इकाई आयतन की बात किया है ना। इकाई आयतन में जो ऊर्जा अवशोषित होती है विरूपण से पहले, उसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। समझ गए दोस्तों। अब एक बार तीनों परिभाषा फिर से आपको रिपीट कर दे रहे हैं। किसी पदार्थ का विरूपण से पहले एब्जॉर्ब किए गए, अवशोषित किए गए संपूर्ण ऊर्जा को रेजिलियंस कहते हैं। किसी पदार्थ के द्वारा बाह्य भार के कारण विरूपण से पहले अवशोषित किए गए अधिकतम ऊर्जा को प्रूफ रेजिलियंस कहते हैं। और इकाई आयतन के द्वारा किसी पदार्थ के द्वारा एब्जॉर्ब किए हुए अधिकतम ऊर्जा को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा दोस्तों। बेटर यही होगा जो मैं बोल रहा हूँ परिभाषा, आप उसको अपने कॉपी में नोट करते चलिए दोस्तों, जिससे कि आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर लेंगे और जो डिफरेंस है ना उसको समझ भी पाएंगे दोस्तों, नहीं तो बार बार आप वीडियो आगे पीछे करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका स्ट्रेन एनर्जी के जो पार्ट थे, रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगला टॉपिक जो मेरा रहने वाला है, अगला टॉपिक मेरा जो रहने वाला है, स्ट्रेन एनर्जी हो गया, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, स्ट्रेस। अगला जो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों स्ट्रेस, यानी प्रतिबल। प्रतिबल, पहले इसका परिभाषा समझते हैं दोस्तों। किसी पदार्थ के द्वारा यदि किसी पदार्थ पर जब किसी पदार्थ पर कोई बाह्य बल कार्य करता है तो उसमें स्ट्रेन उत्पन्न होता है, यानी विरूपण होता है। उस विरूपण का विरोध करने के लिए उस पदार्थ में स्वयं एक प्रतिबल उत्पन्न होता है विरूपण के जस्ट बाद, जिसे हम कहते हैं प्रतिबल। परिभाषा कैसे लिखेंगे दोस्तों, किसी पदार्थ के द्वारा जब उस पर कोई बाह्य बल कार्य कर रहा हो तो उसमें विकृति उत्पन्न होती है। विकृति के विरोध में उत्पन्न हुआ आंतरिक प्रतिरोध प्रतिबल कहलाता है। इसका परिभाषा होता है बाह्य बल F बटे एरिया, क्षेत्रफल। समझ गए। ये 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, टेंसाइल, कंप्रेसिव और शियर। हिंदी क्या है, तनन प्रतिबल, संपीड़न प्रतिबल और कर्तन प्रतिबल। सारे प्रतिबल हैं दोस्तों, समझना मेरी बात को। जब हम किसी मटेरियल, किसी पदार्थ पर बाह्य बल हम बाहर की तरफ लगाते हैं और ये क्या करता है, इसको खींचने का प्रयास करता है, एकदम ऐसा लगे खींच देगा पूरा बाहर। ऐसे केस में जो इसके अंदर आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होगा वो अंदर की तरफ होगा। ये है आपका स्ट्रेस, प्रतिबल, और ये हमारा फोर्स बाहर तरफ कार्य कर रहा है। समझना मेरी बात दोस्तों। ऐसे केस में इस स्ट्रेस को हम क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। दूसरा जो मेरा फिगर बनता है दोस्तों, अगर इसी पे हम अंदर की तरफ फोर्स लगाएं और इसके अंदर जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा वो बाहर की तरफ उत्पन्न हो जाएगा दोस्तों, ये। और ये जो बल मैंने लगाया बाहर से F, ये क्या करेगा, उस पिंड को, उस पदार्थ को, उस मटेरियल को दबोचेगा। कितना, उसका शेप को हम सिकोड़ सकते हैं। समझ गए मेरी बात दोस्तों, दबा सकते हैं, कम कर सकते हैं।
तो ये जो प्रॉपर्टी बताएगा जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा ऐसे में, वो होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। और शियर स्ट्रेस क्या होता है दोस्तों? शियर स्ट्रेस ऐसा होता है कि उस पर कुछ बल इस तरह से कार्य करते हैं, उसका शेप क्या होगा, कुछ इस तरह से किसी एंगल पे विरूपित हो जाती है। थीटा जैसे ऐसे था तो थीटा एंगल पे विरूपित, कुछ इस तरह से विरूपित हो जाती है। ऐसे को हम जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है दोस्तों, शियर स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है दोस्तों स्ट्रेन। अगला जो टॉपिक है मेरा स्ट्रेन। यानी विकृति। किसी ऑब्जेक्ट या किसी पदार्थ के जो, सपोज मैंने दोस्तों एक पदार्थ ले लिया, इस पे एक लोड लगा दिया, ये एल लंबाई का था। अब इसका लंबाई कितना हो गया दोस्तों? एल प्लस डेल्टा एल। समझना, किसी पदार्थ में बाह्य भार कार्य करने के कारण उसके आकार में जो परिवर्तन होता है, उसके आकार में परिवर्तन तथा प्रारंभिक आकार के अनुपात को दोस्तों, किसी पदार्थ पर बाह्य भार कार्य करने के कारण उसके आकार में परिवर्तन तथा प्रारंभिक आकार या प्रारंभिक माप में परिवर्तन तथा प्रारंभिक माप के अनुपात को हम विकृति बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये विकृति होती है आपकी तीन प्रकार की। कौन कौन से? नंबर एक, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। दोस्तों मजा तभी आएगा, आप परिभाषा को हिंदी में भले से लिखिए रटिए, लेकिन आप जो इंग्लिश का वर्ड है ना, जो डिफिनीशन का मेन जो टॉपिक है ना, उसको आप इंग्लिश में ही याद करिए, क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश में याद करेंगे तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय नहीं लगेगा और समझने में भी देरी नहीं लगेगी दोस्तों। ठीक है, तो ये अनुदैर्ध्य विकृति क्या होता है? अनुदैर्ध्य विकृति दोस्तों, किसी पदार्थ की लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई को हम क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य विकृति। इसको ई एल से डिनोट करते हैं, उस और इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एल अपान एल। ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है दोस्तों, समझ गए? यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पदार्थ के लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई को हम क्या कहते हैं? लंबाई परिवर्तन तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। दूसरा हमारा होता है कर्तन विकृति, सॉरी शियर स्ट्रेन। यानी कर्तन विकृति। इसको डिनोट करेंगे हम ईएस से। तो बात वही हो गई दोस्तों, किसी पदार्थ पर जब बाह्य भार कार्य करता है तो उसमें जो विरूपण होता है यानी विस्थापन होता है, कोणीय विस्थापन को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों? शियर स्ट्रेन। इसका फार्मूला क्या होगा दोस्तों? E इक्वल टू ES इक्वल टू tan थीटा। ये आपका कोणीय विस्थापन हो गया दोस्तों, शियर स्ट्रेन ये निकल के आता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको शियर स्ट्रेन निकालना तो tan थीटा, यानी कि दोस्तों जो मैंने बताया ना एक फिगर ऐसे, तो इसमें कोणीय विस्थापन कुछ इस तरह से हो जाता है। इस तरह से कोणीय विस्थापन होता है, वहाँ थीटा का मान रखेंगे tan थीटा, तो आपका आ जाएगा शियर स्ट्रेन कितना हो रहा है। अगला जो थर्ड है स्ट्रेन, वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको बोलते हैं हिंदी में दोस्तों आयतन विकृति। ठीक है, आयतन विकृति क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के आयतन में परिवर्तन तथा प्रारंभिक आयतन को, अनुपात को हम बोलते हैं आयतन विकृति। फार्मूला क्या होगा? ई वी इक्वल टू डेल वी अपान वी।
ये हो गया दोस्तों आपका आयतन विकृति। किसी भाई को अगर कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों। मैंने लगभग 20-22 टॉपिक आज लेके आया हूँ दोस्तों, मज़ा लास्ट तक बने रहिए, मज़ा तो ज़रूर आएगा। अगर तब भी किसी टॉपिक में आपको लगता है नहीं समझ में आता है दोस्तों, अभी सोम का कम से कम हम 3-4 टॉपिक और लेके आएंगे दोस्तों, 4 टॉपिक और लेके आएंगे। केवल थ्योरी न्यूमेरिकल तो बाद में लेके आएंगे, जो मेंस के लिए काम आएगा आपको एसएससी मेंस में। तो दोस्तों अगर अभी भी किसी टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसमें हम दोबारा इसको रिपीट कर देंगे दोस्तों, ठीक है, अगले टॉपिक में। हाँ, तो ये हो गया स्ट्रेन विकृति। अगला जो मेरा टॉपिक है क्या है, स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेस हो गया, पॉइजन रेशियो। अगला जो मेरा टॉपिक है दोस्तों, इसको भी बने रहने दो, पॉइजन रेशियो यानी पॉइजन अनुपात। स्पेलिंग गलत 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 गलत। पॉइजन रेशियो इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे पॉइजन अनुपात। क्या बोलेंगे दोस्तों, पॉइजन अनुपात क्या होता है, किसी वस्तु के पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात में, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पॉइजन अनुपात बोलते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा, इक्वल टू पॉइजन रेशियो इक्वल टू पार्श्व विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति। ये हो गया दोस्तों इसका फार्मूला। ये पार्श्व विकृति हमेशा माइनस में होता है। अब आपके दिमाग में 2-3 क्वेश्चन आएंगे, ये पार्श्व विकृति क्या होता है, जो नए बच्चे होंगे उनको तो ऐसा होगा दोस्तों, जो पुराने होंगे उनको दिक्कत नहीं। और माइनस क्यों होता है, माइनस तो बहुत सारे बच्चों को भी नहीं पता होगा माइनस क्यों होता है। चलिए इसको भी क्लियर करते हैं आज। सपोज दैट दोस्तों मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया कुछ इस तरह से, इसका नाम ए रख दिया, इसकी लंबाई L है, इसकी लंबाई L है और इसकी चौड़ाई क्या है दोस्तों, B। हमने इस पे एक बल F लगा दिया, एक बल क्या लगा दिया, F लगा दिया, जिससे कि इसकी लंबाई बढ़ के यहाँ आ गई, डेल्टा L लंबाई बढ़ गई। इस F बल के कारण डेल्टा L लंबाई बढ़ गई। तो दोस्तों इसकी जो चौड़ाई थी वो क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। अब जो चौड़ाई होगी दोस्तों, ये वाली चौड़ाई इसकी बात कर रहा हूँ, ये B माइनस डेल्टा B हो जाएगी। समझ में आया दोस्तों, इस चौड़ाई की बात कर रहा हूँ मैं, इस चौड़ाई की, जो ये चौड़ाई है आपकी दिख रहा है दोस्तों, ये वाली चौड़ाई, ये इतना कम हो जाएगी तो यहाँ हो जाएगी आपकी B माइनस डेल्टा B। अब कैसे होगी ये बता रहा हूँ मैं दोस्तों। एग्जाम्पल देखो, ये मेरा पेन है मार्कर, अगर हम इस पे बल लगा करके बाहर की तरफ खींचेंगे, अगर ये इसके अंदर डक्टिलिटी होगी, तन्यता होगा, तो ये लंबाई में खींच जाएगा तार की भांति। जब ये खींचेगा तो दोस्तों मटेरियल आएगा कहाँ जो खींचेगा, तो इसका डाया तो कम होगा ना दोस्तों, तभी तो ये खींचेगा। लेंथ अगर बढ़ रही है तो डाया तो कम होगा, उसी में से वो मटेरियल प्रोवाइड होगा वहाँ पे। तो वही है दोस्तों यहाँ पे, अगर लेंथ बढ़ रहा है तो इसका विड्थ जो है ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और यही विड्थ जो कम होता है, हमने बल के लंबवत दिशा में जो विकृति उत्पन्न होती है, एक परिभाषा। अब वही दोस्तों जो लेंथ में कमी होती है, जो विकृति यही उत्पन्न हो रही है, इसी को बोलते हैं पार्श्व विकृति। हमने माइनस को समझाने का प्रयास किया, क्योंकि दोस्तों इधर मैंने बल लगाया, इधर लेंथ बढ़ रहा है, तो इधर विड्थ जो है कम हो रहा है, विड्थ कम हो रहा है। विड्थ कम होने को ही इसीलिए हम इसको माइनस लगाते हैं। समझ में आया दोस्तों, हमेशा ऐसा होता है। ध्यान रखना, बल लगाने की दिशा में जो विकृति होती है उसे अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं, और बल लगाने की लंबवत दिशा में जो विकृति होती है उसे पार्श्व विकृति कहते हैं। और बल लगाने की लंबवत दिशा में विकृति हमेशा घटेगी,
नेगेटिव आएगी, इसीलिए उसे हम नेगेटिव लेते हैं। समझ गए दोस्तों, क्योंकि बल तो इस दिशा में लगेगा। विश्वास है दोस्तों आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या है, पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो के बाद मेरा जो टॉपिक आता है दोस्तों, इलास्टिक कांस्टेंट। पैंतीस मिनट हो गया, ओ माय गॉड, खत्म करने वाले हैं दोस्तों। इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है? इलास्टिक कांस्टेंट दोस्तों हमारा यही होता है, इस तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन। नंबर 1 यंग प्रत्यास्था मापांक, इसको डिनोट करते हैं ई से। इसको डिनोट करते हैं दोस्तों ई से, यंग प्रत्यास्था मापांक। इलास्टिक कांस्टेंट दोस्तों लास्ट टॉपिक में बता रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। बाकी के जो बचे हुए टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। अब समय बहुत कम है दोस्तों हमारे पास। तो इलास्टिक कांस्टेंट ई क्या होता है? यंग प्रत्यास्था मापांक। दोस्तों साधारण प्रतिबल, साधारण, पहले तो परिभाषा सुन लीजिए। सिंपल स्ट्रेस तथा सिंपल स्ट्रेन के अनुपात को हम यंग प्रत्यास्था मापांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सिंपल स्ट्रेस तथा सिंपल स्ट्रेन के रेशियो को हम यंग प्रत्यास्था मापांक बोलते हैं, यानी साधारण प्रतिबल तथा साधारण विकृति के अनुपात को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? यंग प्रत्यास्था मापांक। दूसरा हमारा आता है कर्तन प्रत्यास्था मापांक, सॉरी कर्तन मापांक, कर्तन मापांक। नाम गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? अगला आता है कर्तन, इसको हम दृढ़ता मापांक भी बोलते हैं, दृढ़ता मापांक। तो दोस्तों इसको डिनोट करते हैं जी से, यंग प्रत्यास्था मापांक, दृढ़ता मापांक या कर्तन मापांक। और इसके बाद आता है नंबर 3 आयतन मापांक। आयतन मापांक इसको डिनोट करते हैं के से। अब बात करते हैं दोस्तों साधारण प्रतिबल तथा साधारण विकृति के अनुपात को हम बोलते हैं यंग प्रत्यास्था मापांक। कर्तन प्रतिबल तथा कर्तन विकृति के अनुपात को हम बोलते हैं दृढ़ता मापांक या कर्तन मापांक। कर्तन प्रतिबल बटे कर्तन विकृति। आयतन मापांक को क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रतिबल, यहां भी वही यूज करेंगे दोस्तों, सीधे प्रतिबल बटे आयतन विकृति। आयतन विकृति, यहाँ आयतन प्रतिबल भी बोल सकते हैं या फिर सीधे प्रतिबल बोलते हैं दोस्तों। यहाँ कोई आयतन प्रतिबल उस तरह से नहीं होता है, तो सीधे प्रतिबल बटे आयतन विकृति। तो दोस्तों अभी हमारा आज टॉपिक लेके आया था, हुक्स लॉ रह गया, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रह गया, रिलेशन बिटवीन ई जी के म्यू, मतलब इस ई जी के और म्यू में जो रिलेशन होता है ये रह गया।
दोस्तों अभी काफ़ी टॉपिक इसमें रह गए, तो हम अगले वीडियो में हम पूरा क्लियर करेंगे। और दोस्तों आप लोग सभी को वीडियो कैसा लगा, जो भी टॉपिक ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को दोबारा रिपीट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इस तरह से दोस्तों आपका कल तो यूपी आर्मी हो जाएगा। अगर आप वीडियो देखते हैं, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन तो आपका बन ही जाएगा, उम्मीद करता हूँ। और उसके बाद दोस्तों LMRC की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आपका बेनिफिट होगा। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो उसमें है ही। और SSC मेंस की दोस्तों 40% आपकी थ्योरी यहाँ से आपका हम कवर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू सो मच।